हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम एक आर्मी का कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं। तो आज हम पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर किए जाएंगे। तो सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या पूरे 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ आज 45 क्वेश्चन राइट करने का। देखिएगा, अगर आप हमसे 3 महीने या फिर उससे अधिक समय से जुड़े हैं तो आप आसानी से 45 या फिर 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं आज के टेस्ट में। और यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हैं 1 या 1.5 महीने से, तो आपको टारगेट दे रहा हूँ मैं 35 से 40 क्वेश्चन राइट करने का। तो अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सेक्शन है सामान्य ज्ञान है, 1 से 15 प्रश्न। और पहला प्रश्न है आपके सामने, संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स वर देयर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। संविधान लागू होने के समय टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। और यदि आपसे वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिएगा, उससे पहले आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई है। सुपर इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, यहाँ पर 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई है। और इसके जो पदेन अध्यक्ष हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जल्दी से आंसर दीजिए। असम, मिजोरम, मेघालय, केरल। क्या आंसर करोगे? तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं केरल, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। आंसर देने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, समानता का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको समानता का अधिकार पूछे तो आपको अनुच्छेद 14 से 18 बताना है, जो कि ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। अनुच्छेद 19 से 22 भी ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा अधिकार है जी? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 भी इंपॉर्टेंट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्लियर? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, आगे अपने आप करेक्ट करिएगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 19 से 30, जो कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। और लास्ट में अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, मैगलन। तो क्या आंसर करोगे? जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं मैगलन, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ऊटी नामक पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? चलिए, इन विच स्टेट इज द हिल स्टेशन नेम्ड ऊटी लोकेटेड? मेघालय, मिजोरम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंसर जल्दी से दीजिए भाई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर आत्माराम पांडुरंग। तो देखिएगा, उससे पहले आपको पता होना चाहिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ध्यान रखिएगा, सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई है।
और स्थापना की है स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट एंड स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। फॉर विच वर्क रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1913? तो देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है और ये मिला है उनकी कृति गीतांजलि के लिए। ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। देखिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं क्योंकि जीके और जीएस है, इसलिए आगे हम मैथ और रीजनिंग में थोड़ी स्पीड डाउन करेंगे और टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। संडे मॉक टेस्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? चलिए आंसर दीजिए जल्दी से। तो जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं गोदावरी नदी, वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फिर, कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन ए आंसर करना है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की? पता होना चाहिए 1957। ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं ये अपने आप में एक प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपका डी आंसर रहेगा। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है तो आंसर गलत मत करिएगा। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी राइट आंसर है जी आपका। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे जल्दी से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड रिकम्बेंट प्लैनेट? यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, मर्क्यूरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यूरेनस। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 है आज का सामान्य ज्ञान का लास्ट। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। तो आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं गवर्नर, उनका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, सेक्शन बी सामान्य विज्ञान 16 से 30। चलिए शुरू करते हैं। और देखिएगा जब आप कमेंट बॉक्स में स्कोर बताओगे तो सेक्शन वाइज कमेंट करना है। जैसे सेक्शन ए में आपका कितना स्कोर हुआ है, सेक्शन बी में कितना हुआ है, सेक्शन सी, सेक्शन डी, लास्ट में टोटल बताइएगा टोटल कितना स्कोर है। और आपके फिजिकल में कितने नंबर हैं वो भी कमेंट करना है आपको। और हो सके तो इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी लगाकर चलिए। पहले ही बता रहा हूँ स्टार्टिंग में ही 1/4 नेगेटिव मार्किंग लगानी है। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अपना एकदम ओरिजिनल टेस्ट लगाकर चलिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? केल्विन, क्यूरी, रिक्टर, कैरेट। तो किस में नापी जाती है? रिक्टर में मापते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा जी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। आज ज्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जाने वाले। परमाणु क्रमांक की खोज किसने की है? हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर? जॉन डाल्टन, मोसले,
एनरिको फर्मी, थॉमस अल्वा एडिसन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, मोसले। परमाणु क्रमांक की खोज मोसले ने की है और जो आवर्त सारणी थी आपकी पीरियोडिक टेबल, उसको मोसले ने ही परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। When the lift goes down, the weight of the person standing in it। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, घट जाता है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका करेक्ट है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार उसको घटा हुआ प्रतीत होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 है सामने स्क्रीन पर, आंसर दीजिएगा। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? व्हाट टाइप ऑफ वेव इज साउंड वेव? अनुप्रस्थ, अनुनासिक, अनुदैर्घ्य या फिर चुंबकीय तरंग? तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है अनुदैर्घ्य तरंग, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है सामने। निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर यूनिट, या फिर वेक्टर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, वेलोसिटी। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा। और आज से एग्जाम में इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, NaHCO3। क्लियर है। चलिए ये ए है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 सामने स्क्रीन पर। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली मुख्य गैस कौन सी है? विच इज द मेन गैस यूज्ड इन गैस वेल्डिंग? मीथेन, एसिटिलीन, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपको बी आंसर करना है, एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली मुख्य गैस है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देंगे। तो देखिए, शुद्ध जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर आपको बोलेगा जमाव बिंदु तो वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। और क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं सामने स्क्रीन पर। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज? ऑप्शन है भोजन का पचना, दूध का दही जमना, फलों का पकना या फिर बर्फ का पानी बनना। तो देखिएगा, सिंपल भाषा में समझिएगा, जो भौतिक परिवर्तन होता है उसका मतलब ये है कि अगर कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की अवस्था में चेंज होता है तो यानी कि वो वापस भी उसी अवस्था में आ सकता है, वो आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बर्फ से अगर पानी बनेगा तो पानी से दोबारा बर्फ भी बन सकती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मसूड़ों से संबंधित है? ऑप्शन है डिप्थीरिया, एक्जिमा, पायरिया या फिर गठिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू गम्स?
आंसर मैच करिए। जो ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं पायरिया, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन आंसर मैच करिए। मधुमेह रोग किसकी वजह से होता है? प्रोटीन, इंसुलिन, विटामिन ए या फिर थायरॉक्सिन? तो यहां पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इंसुलिन की वजह से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन के कम रिसाव के कारण आपको शुगर की बीमारी होती है और ये आपके पैनक्रियास को प्रभावित करता है, अग्नाशय को प्रभावित करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? सिंपल सा प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ऑप्शन डी आपको आंसर देना है 4। 28 नंबर क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो देखिएगा यहाँ पे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है टाइलिन, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? चलिए, और देखिएगा अगर आप सभी ने अभी तक हमारी ई बुक्स नहीं ली हैं तो ये ई बुक्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। इस समय हमारी 2 ई बुक्स अवेलेबल हैं। एक आपकी सब्जेक्ट वाइज रहेगी जीके जीएस की और एक आपके मॉडल पेपर्स रहेंगे। आपको स्क्रीन पर सभी डिटेल दिखाई दे रही हैं। अगर आप ई बुक्स लेना चाहते हैं तो आपको दिए गए नंबर पे फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे से पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। हमारी ई बुक आपको 10 से 15 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी और आप चाहे तो इन नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, खुजली और दाद का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इचिंग एंड रिंगवर्म? ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर नन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है फंगस, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, गणित। और देखिएगा टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा। वीक में एक बार ही आपका कंप्लीट टेस्ट होता है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। चौथा ऑप्शन आपको नीचे दे रखा है, 44 ऑप्शन ऊपर नीचे हुए हैं। आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का, क्या आंसर करोगे? क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, उसका परिणाम ज्ञात करें। तो इसको कैंसिल करके यहां पर करिएगा, उसका परिमाप ज्ञात करना है आपको। क्लियर? इसको भी कैंसिल कीजिए, यहां पर करिएगा पेरीमीटर। तो देखिए आयत के परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। क्लियर? तो देखिए आयत का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो वैल्यू पुट करिएगा 2। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 12 दे रखी है और ब्रेथ आपको दे रखी है 6। तो देखिए 12 और 6 18 और 18 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी ने ऑप्शन सी को दिया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर किसी घन का विकर्ण अंडर रूट 12 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। घन के विकर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए, √3a होता है। क्लियर है? और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है √12। तो देखिए √3 से √12 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी बचेगी? √4। क्लियर है? तो यहां से आपकी जो a की वैल्यू आएगी वो आपकी बचेगी 2। ऑप्शन आपका डी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है तो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। निम्न में से क्या किसी वृत्त के व्यास का मान होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल? तो देखिए वृत्त का व्यास क्या होता है? जो आपकी त्रिज्या होती है उसका 2 टाइम होता है, 2 गुना होता है। तो हम त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, r फॉर रेडियस। तो यहां पे आपका 2r, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सोल्व करेंगे फटाफट से।
आज मैथ का सेक्शन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान लेवल है, इसीलिए बोल रहा हूँ टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। हो सके तो 40 या फिर 45 प्लस स्कोर करने का ट्राई करिए आज के टेस्ट में। तो देखिए बोर्ड मास में क्या है, मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ। पहले हम डिवाइड करते हैं, तो 18 को अगर मैं 3 से भाग करूँगा तो यहाँ पे 6 बनेगा, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई 4 है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनेगा, और 24 को फिर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है तो आपका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। सामने स्क्रीन पर इसका आंसर देंगे जल्दी से। प्रश्न है कि किसी रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, यदि उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह किसी व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या फिर किसी खंबे को पार करती है तो वह अपनी स्वयं की लंबाई ही क्रॉस करती है। यानी कि इसमें आपको डायरेक्ट क्या करना है, टाइम का फॉर्मूला लगाना है, जो कि होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर। तो डिस्टेंस आपको 150 मीटर दिया है, स्पीड दे रखी है आपको 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो आपको सेकंड में दे रखा है, तो ये जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको भी आप क्या करिए मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड को। तो ये 18 नीचे न रहकर 18 आपका ऊपर चला जाएगा। तो आगे हम कैंसिल करेंगे डायरेक्ट, 18 एकम 18, 18 तिया 54। अब देखिए 3 पंजे 15, और 15 से ऊपर 150 चला जाएगा 10 टाइम में। तो यहाँ पे आपका 10 सेकेंड ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देंगे। एक स्कूटर से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। एक स्कूटर, ये से हटाइएगा, एक स्कूटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, डिस्टेंस आपको बताना है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है जी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय भी आपको घंटों में दे रखा है 1.5 घंटे। हम इसको क्लैरिफाई करेंगे तो यहाँ पे 3/2 आवर्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 30 टाइम में जाएगा, और 30 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पे 90 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। और देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, जो अपने खुद के पहाड़े पर या फिर सिर्फ एक से ही भाग होती है, तो वो सिर्फ अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा 39। 39 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 13 से भी भाग होता है और 3 से भी भाग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर। चलिए इसका आंसर देंगे, इसको हम बेसिक से सोल्व करेंगे कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन पर चलें। देखिए कोई दो संख्याएं हैं जिनको मैंने x प्लस वाई कर लिया। क्लियर। x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 46 और उनका अंतर दिया है 14, यानी कि x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 14। अब देखिए इसको यहाँ पर सोल्व करिएगा, जो सेम साइन है यहाँ पे उनको हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 2x बनेगा, अपोजिट साइन को हम एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर भी सेम साइन है तो इसको जोड़ लीजिए, 6 और 4 10 का 0 हासिल एक, यहाँ पे 60 बनेगा। अब 2x की वैल्यू 60 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 को 60 से भाग कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, 30 बनेगी। तो यहाँ पे हमको पता लग गया कि x की वैल्यू कितनी है भाई, तो x की वैल्यू जो है वो आपकी 30 दे रखी है। क्लियर। अब यहाँ पर समझिए हल्का सा,
अगर मैं इसको यहाँ पे y ही रहने दूं, इस इक्वेशन को ले रहा हूं, ठीक है। देखो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 30 रख दूं तो 30 प्लस वाई बराबर 46 हो रहा है। अगर मैं 46 में से 30 माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 16 बचेगा, जो कि आपकी y की वैल्यू होगी। क्लियर है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या बोली है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें 30 है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगर आपको छोटी संख्या बोलता तो आपको 16 आंसर करना था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39 है जी, स्क्रीन पर आंसर दीजिए। इसमें से आपको क्या करना है, इस गुणनखंड का इकाई का अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट। अब क्योंकि आपको यूनिट डिजिट ज्ञात करना है तो क्या करिए, सिर्फ यूनिट डिजिट को ही आप मल्टीप्लाई करिए। क्लियर। देखिए 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर 9 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही रहेगा, एंड 9 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 बनेगा। क्लियर। और 81 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 एकम 6, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यहां पे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 6। सभी ने ऑप्शन 6 को आंसर दिया है ना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है। दो संख्याओं का मैं से 11 तथा लैसे 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ऐसे प्रश्न का, ऐसा टाइप एग्जाम में आएगा तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। देखिए डायरेक्ट लिखूंगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्लियर। एलसीएम दे रखा है आपको 693, एचसीएफ दे रखा है 11, एक संख्या 77 है और दूसरी संख्या को मैं x मान लेता हूं। क्लियर है। तो यहां से डायरेक्ट भाग करेंगे, आपका आंसर आएगा 11 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम में जाएगा, फिर 7 से आपका 693 भाग हो रहा है, 7 नीम 63, 7 नीम 63, तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आई है 99। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया सभी को। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपके गलती होने के चांस भी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा कि आपको x बराबर दे रखा है 1/3y और आपको y बराबर दे रखा है 1/2z। क्लियर है। अब यहां से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, परंतु थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर देता हूं। देखिए ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपका 3x बराबर 1y बनेगा। यहां पर ऐसे ही यहां पे आपका 2y बराबर 1z बनेगा। क्लियर है। अब यहां पे मैं x रेशो y रेशो z लिख लेता हूं। समझिएगा। अब यहां पे x की वैल्यू 1 होती है इसके सामने वाली, और y की वैल्यू ये होती है 3 इसके सामने वाली। क्लियर। तो यहां पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है जी 3 है। ऐसे ही यहां पर देखिए y की वैल्यू 1 है तो y के नीचे हमने 1 लिख दिया, और z की वैल्यू 2 है तो z के नीचे हम 2 लिखेंगे, रेशो ही तो बनाना है। अब सोल्व करिए डायरेक्ट। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6, 1:3:6 आपका राइट आंसर होगा, x रेशो y रेशो z। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। समझ पाए हो। देखिए थोड़ा सा स्पीड में लेकर चल रहा हूं, परंतु आपको समझ में भी आ रहा होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। 42 नंबर क्वेश्चन, और देखिएगा आपकी कम से कम 13 से 14 पीडीएफ्स जो है वो रुकी हुई हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, अपलोड नहीं हुई हैं अभी तक, है ना। तो आज मैं क्या करता हूं, जितनी भी आपकी 13-14 पीडीएफ पुरानी हैं और ये जो आज आप क्लास देख रहे हो मॉडल पेपर, इसका भी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल कंप्लीट अपलोड कर देंगे। अगर टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके जरूर जुड़िएगा। इसका पीडीएफ और पुरानी पीडीएफ सारी की सारी आज पीडीएफ क्लियर हो जाएंगी, सारी पीडीएफ आज अपलोड कर देंगे। क्लियर। चलिए इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 42 का। 12, 16 तथा 18 का चौथा समानुपातिक क्या होगा। देखिए चौथे समानुपातिक को मैं क्या मान लेता हूं, डी मान लेता हूं। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, BC/A। क्लियर।
यहाँ पे बी आपका 16 है, सी आपका 18 है और ए जो है ये आपका 12 है। सॉल्व करेंगे, देखिएगा 4 तिया 12 और 4 चौके 16 और 3 से कैंसिल करूंगा 18 को तो 6 टाइम में जाएगा और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनेगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है तो आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दें। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे, देखिए यहां पे क्या है, उसका मूल्य बढ़ गया है, फॉर्मूला लगाइएगा x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। क्लियर है, x% अपॉन 100 प्लस x% इंटू 100। अगर यहाँ पे घटा होता तो आपको 100 माइनस x% लगाना पड़ता, याद रखिएगा। तो x की वैल्यू कितनी है 10%, नीचे आपका 110 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 9 सही 1/11% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए सामने स्क्रीन पर, मैथ का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि 1 से 90 तक के समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सिंपल सा प्रश्न है जी। देखिए 1 2 3 4 ऐसे ही करते करते संख्या आपकी 89 और 90 तक जाएगी। औसत निकालना है सभी का। मैंने आपको एक चीज बताई है, हर बार बताता हूं कि जब भी कोई सीरीज दी हो तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। सभी के बीच में 1 का अंतर आ रहा है तो यानी कि सबका अंतर समान है। अगर किसी सीरीज का अंतर सेम हो और हमको एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या एंड डिवाइड बाई 2 कर देंगे। पहली संख्या 1 है, लास्ट संख्या 90 है और डिवाइड बाई 2 करिएगा तो यहाँ पे 91/2 बनेगा और इसको सोल्व करेंगे तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10 एंड 2 पंजे 10, 45.5। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिएगा आज का 45 क्वेश्चन है मैथ का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे जो कि हम जल्दी से सोल्व करेंगे। इसका आंसर दीजिए कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। तो आपको धनराशि ज्ञात करनी है। तो देखिएगा धनराशि यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, नीचे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 280 रुपये, गुणा करेंगे 100 से, दर दे रखी है 7% और समय दे रखा है 4 वर्ष। यहां पर ध्यान से देखिए 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 और 280 जाएगा 10 बार में, तो यहां पे आपका 1000 रुपये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे सेक्शन सी कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे सेक्शन डी आपका रीजनिंग का। जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, वह श्रृंखला बताएं जो अन्य से भिन्न है, अन्य से डिफरेंट है। तो देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है जी 81, एक माइनस किया है यहाँ पे आपका 80 बनाया हुआ है। क्लियर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, एक माइनस किया है तो यहाँ पे 35 बना है। ऐसे ही 7 के स्क्वायर में बनेगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, एक माइनस करने की बजाय एक प्लस करके 26 कर दिया है। क्लियर है, ऑप्शन डी राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यदि क्षय रोग फेफड़ों से संबंधित है तो मोतियाबिंद किससे संबंधित होगा। देखिए क्षय रोग फेफड़ों को प्रभावित करने वाली बीमारी है, तो मोतियाबिंद आंख को प्रभावित करने वाली बीमारी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर आपके, क्या लॉजिक लगेगा।
देखिए इसमें 2-3 लॉजिक लग सकते हैं, इसमें 2 सीरीज फॉलो हो सकती है या फिर दूसरा लॉजिक भी लग सकता है। पहला देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दूसरी सीरीज क्या है इसमें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी यहाँ पे 48 आना चाहिए। समझ रहे हो, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा 32। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, देखिए पहले 1 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस, तो आगे भी 8 का डिफरेंस 32। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, स्क्रीन पर आंसर दीजिए इसका। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर का कि 24 बच्चों की एक कक्षा में रोहन का दाईं ओर से स्थान 17 है, तो बाईं ओर से उसका स्थान ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हो और एक साइड से वैल्यू दी हो, दूसरी साइड से पूछे, तो देखिए क्या करेंगे, जो टोटल संख्या है 24 उसमें 1 जोड़ देना है आपको, और जो एक साइड है आपकी 17 उसको आपको माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 में से हमको क्या करना है जी, 17 को माइनस करना है, तो यहाँ पे 8, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी से दीजिए। भिन्न का चयन करें। तपेदिक, खसरा, पोलियो, विषाणु। तो देखिए ये तपेदिक, खसरा, पोलियो ये क्या है, बीमारियों के नाम हैं, जबकि वायरस क्या है, जिसके कारण बीमारियां होती हैं, ये एक कारक है। क्लियर, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर संडे स्पेशल। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा और आज के इन 50 प्रश्नों में आपका टोटल स्कोर कितना है। स्कोर सेक्शन वाइज कमेंट करेंगे, सेक्शन ए में कितना हुआ है, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में, लास्ट में 1/4 नेगेटिव मार्किंग लगाकर टोटल बताना है और फिजिकल के नंबर भी बताने हैं। क्लियर, अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स नहीं ली हैं तो स्क्रीन पर आपको डिटेल दिखाई दे रही है, आपको हमारी ई बुक्स ज़रूर लेनी चाहिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।